Hello everyone, this is Dawn editorial for Secretary 2nd July 2026. So let's begin. The title is Frozen Award. Frozen means that it's stock unavailable and not usable. It's a kind of award that is not um, feasible or is not awarding at all. So let's start. KP's petition before the Federal Constitutional Court seeking Rs 964 billion as the province's claimed share of tax revenues since the FATA merger in 2018 may well be a political move by the PTI-led government. So very important thing is that KP's petition means petition being a formal written request submitted to an authority, and it has requested to it should be granted Rs 964 billion for the province of KP as the tax revenues because it shares the tax revenues and after the FATA merger in 2018. So they say that PTI has led this a move so that their province can have a better amount of award, that is NFC award. Still, it raises larger constitutional and fiscal questions about Pakistan's federal structure, a dysfunctional National Finance Commission and distribution of fiscal resources among the provinces. तो यहाँ पे बिल्कुल उन्होंने प्रॉब्लम को हाईलाइट किया, उन्होंने कहा है कि ये बताता है कि एनएफसी जो नेशनल फाइनेंस कमीशन है इट इज़ नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, इट इज़ डिसफंक्शनल बिकॉज ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिस्कल रिसोर्सेज करता है अमंग द प्रोविंसेस इट इज़ disputable and it is not equitable. The core issue is whether constitutional and fiscal arrangements can be left frozen indefinitely despite major changes in the province's demographic and administrative realities. Very important. अब यहाँ पे frozen की हमें समझ आती है, वो ये कहना चाह रही है कि प्रोविंस की डेमोग्राफी उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव रियलिटीज़ अगर चेंज हो जाए तो क्या तब भी जो अवार्ड है वो फ्रोजन ही रहेगा, उतनी ही अमाउंट में उसको मिलेगा. जबकि केपी का क्लेम ये है कि जब फाटा मर्जर हो गया है 2018 के अंदर तो उसकी जो रियलिटी है प्रोविंस की, उसकी डेमोग्राफी है, उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव जो उसकी अथॉरिटी है वो इट हैज़ चेंज. नाउ अकॉर्डिंग टू द करंट सिनेरियो, करंट सिचुएशन, द एनएफसी अवार्ड शुड बी अवॉर्डेड प्रॉपर्ली. While the FATA merger increased KP's responsibilities, the province's share from the federal tax pool is unchanged, raising questions about the fiscal rights as well as the centre's role under Article 160 of the Constitution. तो वो ये कह रहे हैं कि फाटा जब मर्ज हुआ केपीके में तो उस टाइम केपीके की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उस प्रोविंस के हिसाब से वो चेंज हुई और टैक्स पूल जो है वो अनचेंज रहा, जो कि गलत बात है. ये क्वेश्चन रेज करता है कि फिस्कल राइट्स के हवाले से और सेंट्रल का क्या रोल है आर्टिकल 160 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग. अब आर्टिकल 160 क्या है? आर्टिकल 160 जो है वो एनएफसी के हवाले से है. इट मैंडेट्स द प्रेसिडेंट टू कॉन्स्टिट्यूट दिस कमीशन एवरी 5 years. हर 5 साल बाद क्या होगा, ये रिकमेंड करेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल टैक्स रेवेन्यूज बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट एंड द प्रोविंसेस, ग्रांट इन एड्स एंड बोरोइंग पावर्स. 3 चीज़ें हैं. एक तो पहली चीज़ क्या है कि फेडरल और प्रोविंसेस के दरमियान में जो टैक्स है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करेगा. दूसरा जो एड्स आएंगी, ग्रांट इन एड्स आएंगी, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन करेगा और उनकी जो बोरोइंग पावर्स हैं या रिसोर्सेज को बोरो करने की उनको की डिफाइन करेगा. Can an NFC award based on circumstances more than 515 years old continue as it is indefinitely? Indefinitely मतलब है कि लामहदूद, कि एक दफ़ा 15 साल पहले जो NFC अवार्ड स्टार्ट हुआ था वो ही चलता रहेगा. हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन और सर्कमस्टांसेस में चेंजिंग, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं सर्कमस्टांसेस में चेंजिंग आई. एंड डज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज लाइक द फाटा मर्जर इट ऑटोमेटिकली आल्टर प्रोविंशियल एंटाइटलमेंट. एंटाइटलमेंट का मतलब है राइटफुल क्लेम टू बेनिफिट. और क्या जो फाटा मर्जर हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये वाली चेंज आई है उसके बाद क्या ये प्रोविंस अपना क्लेम कर सकता है और रिक्वायर्ड फॉर्मल अमेंडमेंट्स इन एनएफसी बिफोर अ रिवाइज्ड शेयर कैन बी क्लेम्ड, या अपनी एक अमेंडमेंट की रिक्वेस्ट कर सकता है. इज द प्रेसिडेंट्स पावर टू मॉडिफाई एन एनएफसी अवार्ड डिस्क्रिशनरी? क्या ये प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो खुद से ही इसको चेंज करे या एक प्रोविंस खुद भी ये क्लेम कर सकता है इसको चेंज करने के लिए? डिस्क्रिशनरी का मतलब होगा कि एक इंडिविजुअल्स की अपनी चॉइस और जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है. तो how does that power becomes a constitutional duty when provincial demographics and the territorial composition change? या ये जो पावर है चेंज करने की एनएफसी को, क्या ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी बन जाता है? ये डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो रेज किए गए हैं इस एडिटोरियल के अंदर.
These issues lie at the very heart of fiscal federalism. और ये तमाम इश्यूज जो इन तीनों सवालों के अंदर मौजूद हैं ये फिजिकल फेडरलिज्म के ऊपर सवाल उठाते हैं. द सेंटर मस्ट डू इट्स ड्यूटी एंड कन्वीन. कन्वीन का मतलब है टू कम टुगेदर टू मेक अ फॉर्मल मीटिंग कि सारी सूबों को इकट्ठा करके उनकी दरमियान में एक मीटिंग की जाए और कन्वीन किया जाए, सारे मिलकर डिसीजंस करें. द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, तो कॉमन इंटरेस्ट का जो काउंसिल है वो बैठ के कन्वीन करे. सो दैट स्टेक होल्डर्स का मतलब है जो इसमें उम्मीदवार हैं यानी कि सारे प्रोविंसेस कैन डिस्कस द इश्यूज रेज्ड बाय केपी इन इट्स पिटीशन एंड रिजॉल्व दैट, ताकि केपी की जो इशू है उसको रिजॉल्व किया जाए और जो उसने पिटीशन उठाई है, जो सवाल उठाए हैं, जो रिक्वेस्ट की है उसको रिजॉल्व किया जाए. The timing of the petition makes this question even more important. अब जिस टाइम में ये petition की गई है उसने इन सवालों को और अहम कर दिया है. The current budgetary arrangements have in effect locked provincial shares at last year's level for the next 3 years to have finance political federal expenditures. जो हमारा करंट बजट है इसने प्रोविंशियल शेयर को लॉक कर दिया है अगले 3 सालों के लिए. This raises broader questions about the meaning of provincial autonomy. और ये एक क्वेश्चन उठाता है कि क्या प्रोविंस ऑटोनोमस नहीं है. If the provinces are constitutionally entitled to a defined share of the divisible pool, can a fiscal arrangement negotiated under IMF conditions effectively constrain that autonomy? कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोविंस जो है वो ऑटोनोमस है तो अगर IMF की कंडीशंस को अप्लाई करते हुए अगर प्रोविंस की ऑटोनॉमी को कंस्ट्रेंट किया जा रहा है तो सवाल उठता है कि फिर प्रोविंसेस ऑटोनोमस तो ना हुए. द डिबेट इज particularly significant amid indications of a desire in some quarters to revisit, retaliate or reverse aspects of the 18th Amendment. तो ये डिबेट हमें एक बड़ी एक सिग्निफिकेंट इंडिकेशन की तरफ शो करती है कि कुछ जगहों के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और डिफरेंट पॉलिसीज के अंदर उनको रिविजिट करने का ज़रूरत है. रिविजिट का मतलब है कि उनको दोबारा से उनको रिवाइज किया जाए, उनकी तरफ दोबारा से नज़रसानी की जाए, रिन्यूड किया जाए. जो पुरानी चीज़ें जो अब सूटेबल नहीं है करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग उनको रिन्यूड किया जाए, ख़त्म किया जाए और उनको रिवर्स किया जाए 18th Amendment के अकॉर्डिंग. The NFC and the 18th Amendment are closely connected to the question of how the federal system is meant to function. Any attempt to decentralize financial and administrative authority must be examined in the context of the constitutional balance in the Assembly of province. तो NFC 18 अमेंडमेंट को क्लोजली कनेक्ट करता है फेडरल, और कोई भी अटेम्प्ट जो कि फाइनेंस के हवाले से हो वो बैलेंस होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनली बैलेंस होना चाहिए सेंटर और प्रोविंस के दरमियान में. दैट सर्टिफिकेट करने के बाद केपी शुड रिकंसिडर इट्स डिसीजन टू मूव द कोर्ट टू रिजॉल्व इश्यूज दैट आर एसेंशियली पॉलिटिकल इन नेचर. तो ये सब कहने के बाद हमें केपी को भी चाहिए कि रिकंसिडर करें अपने इस डिसीजन के हवाले से कि वो ये डिसीजन जो है कोर्ट में मूव करना चाहता है जो कि पॉलिटिकल इन नेचर है या वो मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे असेंबलीज के अंदर इसको लेकर चल रहा है. The fiscal implications of the FATA merger should have first been taken to the Council of Common Interest. तो सही प्रोसीजर ये है कि कोर्ट में मूव करने के बजाय सबसे पहले फाटा मर्जर के हवाले से जो हमारे पास CCI है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट वहाँ पे ये इशू उठाया जाए. If the NFC process has becomes hostage to a deadlock, क्योंकि अगर NFC का जो प्रोसेस है वो डेडलॉक की तरफ चला गया, the courts can interpret the constitution but they cannot be a substitute for cooperative federalism. कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को ही इंटरप्रेट करेंगे ना, मगर वो एक अच्छा डिसीजन नहीं करेंगे फेडरलिज्म की कोऑपरेशन के हवाले से. The Council of Common Interest must therefore be convened so that the central and all federating units can discuss these issues and addressing KP's legitimate demands. तो ऐसे में कोर्ट की तरफ जाने की बजाय कि कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना, इससे बेहतर है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की तरफ जाया जाए ताकि वो सारे प्रोविंसेस को, सारे स्टेक होल्डर्स को एक जगह पे इकट्ठा करे और फेडरल यूनिट्स को इकट्ठा करे और फिर डिस्कस करे केपीके की जो लेजिटिमेट डिमांड्स हैं उनको, ताकि उसको उस काउंसिल के थ्रू कन्वीन कर सके अपने इश्यूज को, रादर देन के जी वही कॉन्स्टिट्यूशन जो है जो फिक्स एंड डेडलॉक के ऊपर हुआ है वही कोर्ट जो है उसको इंटरप्रेट करें. So I hope you like this editorial. So please like, subscribe and share. Thank you.